तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन कुमार और आप देख रहे हैं एसके टाइम यूट्यूब चैनल को। दोस्तों आज की इस वीडियो समझते हैं चैप्टर नंबर 5 को, जो कि हमारा है कॉलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। दोस्तों ये चैप्टर हमारी इस वाली बुक से है जिसका नाम है मानव विकास की समझ। दोस्तों ये बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर की बुक है। दोस्तों एक छोटी सी बात एक हो रही है कि ये वाला चैप्टर आपकी इसी वीडियो में समाप्त हो जाएगा, तो वीडियो को भाई ध्यान से देखें और बड़े तरीके से अपने टॉपिक को समझें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को फाइनली स्टार्ट कर देते हैं और समझते हैं आज की इस वीडियो का पहला टॉपिक। तो दोस्तों भाई पहला टॉपिक है हमारा कॉलबर्ग का परिचय, यानी कॉलबर्ग कौन है। तो इनका पूरा नाम है भाई लॉरेंस कॉलबर्ग। इनका जो जन्म है 1927 में होता है और उसके बाद जो इनकी मृत्यु है, जो इनका देहांत है 1987 में हो जाता है। भाई ये एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है, ठीक है। और उसके बाद जीन पियाजे, तो जीन पियाजे है ये भी एक मनोवैज्ञानिक है, ये भी एक साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है। जो जीन पियाजे हैं, जीन पियाजे के जो नैतिक विकास के सिद्धांत हैं, इनको वो आगे बढ़ाते हैं लॉरेंस कॉलबर्ग, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो लॉरेंस कॉलबर्ग है ये मानते हैं कि जो विकास है भाई चरणों में होता है। अब यहाँ पर देखो विकास बौद्धिक परिपक्वता, सामाजिक और अनुभव पर निर्भर करता है। जो भी हमारा मानसिक लेवल है, ठीक है, जो भी हमारी मैच्योरिटी है, उसके बाद सोसाइटी के आसपास जो भी सराउंडिंग चीजें हैं उन सभी से हमारा जो विकास है निर्भर करता है। क्योंकि जो हम आसपास की सोसाइटी में चीजें देखते हैं वहां से हमारे अंदर शब्द आते हैं, ठीक है। और उसके बाद उन्हीं शब्दों को हम प्रयोग में लाते हैं अपने, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए भाई नैतिक विकास के स्तर और चरण, तो इसको भी जान लो। तो कॉलबर्ग है, कॉलबर्ग साहब इन्होंने क्या कहते हैं कि नैतिक विकास को 3 स्तर में ये डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 स्तर में इन्होंने नैतिक विकास को डिवाइड कर दिया और इसके बाद 6 चरण है इसके। 3 स्तर है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। 3 स्तर है और 6 चरण है, ठीक है। तो ये विभाजित कर देते हैं उसके बाद में। तो पहला जो जान लेते हैं पहला स्तर, और पहले स्तर के अंदर आते हैं हमारे 2 चरण, फिर उसके बाद में फिर दूसरे में आते हैं फिर 2 चरण, फिर तीसरे में आएंगे फिर हमारे 2 चरण। तो इस तरह से भाई पूरा कैटेगराइज हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको डिटेल से और बड़े तरीके से आप समझ लेते हैं। तो पहला है भाई स्तर 1 यानी पूर्व पारंपरिक स्तर, यानी इसको बोलते हैं प्री कन्वेंशनल लेवल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर यह स्तर सामान्यतः बच्चों में पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो लगभग जो 4 साल से लेकर के 10 साल तक के जो भी बच्चे होते हैं उनमें यह वाला स्तर पाया जाता है। यहाँ नैतिकता व्यक्तिगत लाभ और दंड पुरस्कार पर आधारित होती है। अब जो भी बच्चे हैं 4 साल से लेकर के 10 साल तक के बीच में जब भी वो काम करते हैं, ठीक है, तो उनको हम कुछ प्रॉफिट करवाते हैं, यानी उनको कुछ लाभ देते हैं, यानी कि उनको कुछ इनाम वगैरह देते हैं, ठीक है। और उसके बाद में अगर वो बच्चा कुछ अगर गलत काम करता है तो हम उनको सजा देते हैं या दंड देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सभी चीजों को ये सारी चीजें आ जाती है भाई 4 साल से लेकर के 10 साल के बीच में, जो कि लॉरेंस कॉलबर्ग बताते हैं अपनी प्री कन्वेंशनल लेवल में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो चरण 1 है, इसमें आज्ञाकारिता और दंड उन्मुक्ता, ठीक है। अब चरण 1 में आज्ञाकारिता, ठीक है, बच्चा कितनी आज्ञा को पालन करता है, और दंड उन्मुक्ता बच्चे को क्या दंड दिया जाता है। बच्चा कार्य को सही या गलत उस आधार पर मानता है कि दंड मिलेगा या नहीं। जैसे कि कोई बच्चे ने कोई भी कार्य करा, मान लो कि किसी ने ड्राइंग बना दी अब्दुल कलाम साहब की, ठीक है, और टीचर को दिखाने गया, ठीक है, तो वो उस टीचर बताएगा कि ये काम सही है या गलत, ठीक है। तो बच्चे को तभी पता चलेगा कि मैं काम सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। अब यहाँ पर उदाहरण के लिए अगर चोरी अगर की तो क्या हो जाती है भाई, पिटाई हो जाती है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि जो समाज में चोरी करना गलत बात है, ठीक है, अपराध है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखो चरण 2, इसका चरण 2 देखें तो ये कहता है भाई साधनात्मक उद्देश्य और लाभ। क्या हमें साधनात्मक उद्देश्य मिलते हैं और उसके बाद में क्या उसके लाभ होते हैं। नैतिकता व्यक्तिगत लाभ और आवश्यकता पर निर्भर होती है, ठीक है। जो नैतिकता जो भी नैतिक है, जो भी मोरल वैल्यूज है हमारे व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअली अलग अलग होते हैं और उसके लाभ और आवश्यकता पर निर्भर होती है। अगर मुझे फायदा है तो सही है और अगर मुझे फायदा नहीं है तो गलत है, ठीक है। देखो उदाहरण, अगर मैं अपने दोस्त को अगर अपनी बुक दूंगा पढ़ने के लिए, मैं अपने दोस्त को अगर खिलौने दूंगा पढ़ने के लिए, तो वो मुझे भी अपने दोस्त, जो भी मेरा दोस्त है वो मुझे अपने खिलौने देगा, अपनी बुक्स देगा, यानी जिसके साथ हम अपनी चीजें साझा करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है। तो वो भी जो सामने वाला बंदा है वो भी हमारे साथ चीजें शेयर करेगा, ठीक है। इसमें ये चरण 2 में आ जाता है। अब यहाँ पर देखो भाई पारंपरिक स्तर, ये दूसरा स्टेज है, ठीक है। इसको कहते हैं कन्वेंशनल लेवल। यह स्तर किशोरावस्था और अधिकांश वयस्कों में पाया जाता है, ठीक है। ये जो स्तर है ये किशोरावस्था और अधिकांश जो वयस्क है, जो भी 19 साल से ऊपर है, ठीक है, एडल्ट है, उनमें ये पाया जाता है। अब देखो यहाँ व्यक्ति समाज और नियमों के आधार पर कार्य करता है। अब ऐसा तो है नहीं कोई किशोरावस्था में है, किशोरावस्था में जो बच्चे आ जाते हैं 12 साल से लेकर के 19 साल तक के बीच में, उनको सोसाइटी के बारे में ठीक ठाक नॉलेज, क्या बढ़िया तरीके से नॉलेज हो जाती है। तो ऐसा तो वो करेंगे नहीं कि सोसाइटी के कुछ उल्लंघन हो जाए, ठीक है। जो भी सोसाइटी ने नियम कानून बनाए हैं, परिवार के जो भी नियम होते हैं उनको कोई तोड़ेगा नहीं, तोड़ता है, ठीक है। तो इतनी मैच्योरिटी बच्चों में आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी कार्य होते हैं
नियम कानून के अनुसार होते हैं। ठीक है, अब इसके आगे देख लो भाई चरण 3 में आता है बच्चा अगर अच्छा बच्चा या फिर सामाजिक स्वीकृति। यहाँ पर क्या होता है, सही काम वही है जिसमें लोग खुश हैं। ठीक है, कोई भी काम का सही होता है जो उससे लोग खुश हो, लोग उससे संतुष्ट हो, लोग उससे सेटिस्फाई हो। ठीक है, अगर लोग अगर सेटिस्फाई नहीं है, संतुष्ट नहीं है, उससे खुश नहीं है, तो वो काम गलत है फिर। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर मैं मदद करूंगा तो लोग मुझे अच्छा मानेंगे। ठीक है, और वही अगर मैं कुछ गलत काम करूंगा तो लोग मुझे गंदा मानेंगे, बेकार मानेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं इसमें। चरण 4 अब यहाँ पर देखो विधि और व्यवस्था। चरण 4 में हमारा है विधि और व्यवस्था की किस तरह से किन विधियों का यूज करना है और किस प्रकार की व्यवस्था को देखना है। अब यहाँ पर देखो व्यक्ति मानता है कि कानून और नियमों का पालन करना ही नैतिक है। अब यहाँ पर हमारी सोसाइटी में सभी लोग कहते हैं कि जो भी संविधान है हमारा उसका पालन करना बहुत ज्यादा अनिवार्य है, क्योंकि वहां पर जितने भी आर्टिकल हैं उन सभी में धाराएं लिखी हुई है। ठीक है, तो उन धाराओं का बहुत ज्यादा महत्व है। ठीक है, तो हमें अब जो भी काम करना है कानून के दायरे में रह करके करना है। ठीक है, जैसे कि हमारे जो देश का कानून और देश का जो संविधान है उसका उल्लंघन ना हो। अब यहाँ पर आगे देखिए, उदाहरण के लिए अगर चोरी गलत है तो यह कानून के विरुद्ध है। अगर मान लो कि कोई बच्चा चोरी करता है तो ये कानून का उल्लंघन कर रहा है और उसका सोसाइटी को भी अनैतिकता फैला रहा है सोसाइटी में। क्योंकि जब कोई एक गलत काम करने शुरू कर देता है तो उसका उसे बहुत सारे कुछ लोग हैं सोसाइटी में अक्सर होते ही हैं, उससे नेगेटिव इंस्पायर हो जाते हैं। ठीक है, वो तो बर्बाद था ही, साथ में और भी 4 को बर्बाद करके जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पारंपरिक स्तर यानी पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है, स्टेज नहीं सॉरी लेवल। ठीक है दोस्तों, ये तीसरा है इसका। उसका देखो यह इसमें क्या होता है, यह उच्च स्तर है जो सभी लोग नहीं प्राप्त कर पाते हैं। ये सबसे ज्यादा हाई होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा ऊंचा लेवल है, इसको बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ व्यक्ति सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों और मानव कल्याण को प्राथमिकता देता है। अब जहाँ पर व्यक्ति अच्छे से ठीक ठाक मैच्योर हो जाता है, यानी ये ओल्ड एज की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर पहुंच पाना हर किसी की बस की नहीं हो पाता है। ठीक है, अब यहाँ देखो चरण 5 सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर कानून तभी तक मान्य है जब तक वह समाज और मानव कल्याण के लिए उचित है। अब जो भी हमारे पास जो भी हमारे देश का संविधान है, जो भी हमारे लिए कानून व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, वो तभी तक हमारे लिए ठीक है जब तक उनको समाज को लागू किया जा रहा है, समाज उनको मानने दे रहा है। ठीक है, या फिर जो भी लोग हैं उसको मान रहे हैं। और वहीं अगर उस कानून को अगर ना मानना शुरू कर दें तो ये उसका उल्लंघन हो जाएगा। उदाहरण के लिए यदि कानून अन्यायपूर्ण है, ठीक है, कानून अगर अन्यायपूर्ण है तो उसे बदलना चाहिए। अगर कानून जो है हमारा है अन्यायपूर्ण है, अनैतिक है, ठीक है, उससे जो भी न्याय है न्यायपूर्ण हो रहा है, दोषी कोई और था सजा किसी और को दे रहे हैं, तो ये क्या अन्यायपूर्ण है, तो इसको हमेशा बदलना चाहिए। ठीक है, इस पे हमेशा आवाजें भी उठती रहती है। सुप्रीम कोर्ट में काफी ऐसी दलीलें हैं जो हमेशा याचिकाएं गूंजती रहती है इस तरह की। ठीक है, अब यहाँ पर देखो उदाहरण के लिए हमने वाला देख लिया। अब यहाँ पर देखो चरण 6 सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत इसमें देखो चरण 6 के अंतर्गत तो व्यक्ति न्याय, समानता, मानव अधिकार जैसे सार्वभौमिक मूल्यों को सर्वोच्च मानता है। जैसे व्यक्ति को उचित न्याय मिलना चाहिए, समानता मिलनी चाहिए, और इसके बाद मानव के जो भी अधिकार है, जैसे कि आपका एक अधिकार है राइट टू एजुकेशन। ठीक है, या फिर आरटीआई ने जो भी आपको अधिकार दे रखा है, ठीक है, कि आपकी जो भी 6 साल से लेकर के 14 वर्ष तक की जो भी शिक्षा आपकी फ्री और मुफ्त अनिवार्य शिक्षा है, उसको आपको कोई भी अगर उसमें अगर आपके बीच अगर उल्लंघन कर रहा है तो आप उसको दंडित करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखो यह विवेक पर आधारित होता है। ठीक है, और ये उदाहरण अगर जीवन बचाना कानून तोड़ने से अधिक महत्वपूर्ण है तो ऐसे कानून को फिर तोड़ देना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो कि अगर हम कानून किसी आदमी का अगर जीवन ज्यादा जरूरी है, ठीक है, तो हम उस कानून ऐसे कानून को हम तोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे तोड़ना नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा पहले सोचना समझना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आगे नैतिक व्यवहार का विकास। जो हमारा नैतिक व्यवहार है, जो हमारी मोरल वैल्यू चाहिए, सबसे पहले हमें परिवार से मिल जाती है, उसके बाद हमें अपनी सोसाइटी से सीख लेते हैं, कुछ चीजें अच्छी अपने विद्यालय से सीख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भाई नैतिक सभ्यता का विकास, अभी इनका किस तरह से विकास होता है इसको भी जान लो। तो सत्य और असत्य का बोध हमें हो जाता है कि क्या चीजें सत्य हैं और क्या चीजें असत्य हैं, इनके बारे में हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं। न्याय और अन्याय की हमें समझ हो जाती है, जब हमारे अंदर नैतिकता आ जाती है, हमारे अंदर परिपक्वता आ जाती है, मैच्योरिटी आ जाती है, अच्छी समझ आ जाती है, अच्छी बुद्धि आ जाती है, तो इन सभी चीजों को हम बढ़िया तरीके से सीख जाते हैं और अच्छे एक न्याय व्यवस्था को अपनाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखो अधिकार और कर्तव्य का संतुलन। अधिकार और कर्तव्य का संतुलन, जो भी हमारे अधिकार हैं, जो भी हमारे कर्तव्य हैं, उनमें आपस में बैलेंस बना के रखना है। वैसा नहीं करना कि अधिकार को ऊपर रख दिया और जो भी हमारा कर्तव्य है उसको बिल्कुल नीचे दबा दिए कि हमें अपने अधिकार है तो हम कुछ काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा।
सहयोग, करुणा और समानता। सभी के साथ सहयोग करना है, करुणा की भावना हमेशा रखनी है, दया की भावना हमेशा रखनी है और समानता, हर किसी के साथ समानता का व्यवहार करना है। किसी को ऊंच नीच के तौर पर बरतना नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ मतलब ईमानदारी और जिम्मेदारी, ये सब हमारे नैतिक मूल्य हैं, नैतिक वैल्यूज भी हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर आपका फाइनली पूरा कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।